आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आया हुआ 20,000 पदों का और कल से उसका फॉर्म भराने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे जाके फॉर्म भर लीजिए। और बिहार दरोगा के लिए ये करंट अफेयर चल रहा है। देखिए, कल हम आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जितना भी जीएस का सेक्शन था सारा करवाए हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम चीज़ देखने के लिए मिला वेटेज, तो वो आपको किससे था? वो राज्य व्यवस्था से था, यानी कि पॉलिटी से था। और दूसरा था करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में कम से कम 10 से 12 महीना का करंट अफेयर यदि आप कवर कर लीजिएगा तो करंट अफेयर से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। और 12 से 15 सवाल आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको ये बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक, देखिए, जो भी न्यूज़ आपको करंट में रहता है तो उससे संबंधित या उसके इर्द गिर्द ही सवाल पूछा जाता है। कल जैसे कि एक आपको सवाल था कि मैराथन में ऑफिशियल डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सवाल आखिर पूछा ही क्यों जाता रहता है? तो उसके पीछे क्या है कि आप करंट अफेयर जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर किसी को इस प्रकार का क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, तो वो व्यक्ति चर्चा में रहता है। तो क्या किया जाता है, करंट अफेयर में आपको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि बिहार की शारदा सिन्हा है। ठीक है, तो इन बिहार शारदा सिन्हा हो गई, फिर आपको सुशील कुमार मोदी हो गए। तो इन लोगों को पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तो इन इस प्रकार का जो सब क्या होता है उनको पुरस्कार मिलता है। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आपको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता रहता है। ठीक है, जैसे कि राजगीर में आपको विश्वविद्यालय बनाया गया है खेल का। तो इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर को आप क्या कीजिएगा, आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, तो आपका सवाल बनना निश्चित है। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं मई का करंट अफेयर 2024 का। देखिए, अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा तो कितना भी कोशिश कीजिएगा तो लगभग 1 वर्ष का तो सवाल, 1 वर्ष का करंट अफेयर तो आपको कवर करना पड़ेगा। यदि मान के चलिए कि बिहार पुलिस का ही एग्ज़ाम यदि आपको जून में होता है तो पिछले वर्ष 2024, ठीक है, तो वहाँ से जून से आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर को यदि आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा अपने पाठ्यक्रम में तो फिर क्या होगा, वहाँ पे क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला। क्योंकि यदि आपका जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर करंट अफेयर क्या कर सकता है, उसका भरपाई आपको नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि ये ऐसा सेक्शन है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहता है। ठीक है, कोई भी देश न्यूज़ में रहता है तो वहाँ का क्या किया जाता है कि मुद्रा पूछा जाता है, वहाँ का क्या कहता है, राजधानी पूछा जाता है। कोई प्रधानमंत्री है तो उसके बारे में, या राष्ट्रपति है तो उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है। तो मई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस महीने में आपको जितना भी खेल जगत का जितना भी बड़ा बड़ा कंपटीशन था तो सारा इस महीने में क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसमें आपको वो सारा का सारा क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाएगा। और देखिए, नोट्स जो है तो नोट्स में हम ज़्यादा व्याख्या नहीं किए हैं क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है वही चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया, बाद बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर है गाजा राफा शहर पर इजरायली हमला, संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय वैभव अनिल काले का निधन। देखिए क्या हुआ कि ईरान जो है, तो ईरान के द्वारा क्या किया गया कि इजराइल पे हमला किया गया। ठीक है, तो हमला क्यों किया गया, हमला इसलिए किया गया कि इजराइल के द्वारा क्या किया गया, सीरिया में जो ईरान का क्या था, दूतावास था, उस पर इजराइल के द्वारा हमला कर दिया गया सीरिया में। मगर सीरिया में जो हमला किया गया तो वो दूतावास किसका था, ईरान का। तो ईरान इस चीज़ से क्या हो गया, क्रोधित हो गया और क्या किया, वो इजराइल पे हमला कर दिया। ठीक, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। तो उस वक्त आपको ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा। ठीक है, तो इस कारण से ये आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो आपसे यदि पूछा जाए, यदि इस स्थान के बारे में है कि राफा किस देश में है, तो आप क्या कीजिएगा कि इस करंट अफेयर का आप क्या करेंगे, संदर्भ लेंगे। ठीक है, और भारत से संबंधित यदि पूछा जाएगा तो भारत के क्या थे, एक
संयुक्त राष्ट्र मिशन में देखिए, विश्व का जितना भी देश है ना, वो क्या करता है कि यूएन में अपने देश के मिलिट्री को यानी कि सेना को भेजता है। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करते रहते हैं। ठीक है, विश्व में कहीं भी अशांति फैलता है तो यूएन अपना सेना भेजती है, तो उसमें भारत का भी सेना शामिल है। ठीक, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि सेवा दे रहे थे, और जब इजराइल के द्वारा हमला किया गया तो इस दरमियान में क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिंकल अच्छे हैं। रिंकल मतलब क्या, कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं ना, तो जब इस्त्री नहीं करते होंगे, देखते होंगे क्या होता है, उस पर झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है, तो CSIR के द्वारा एक वाह मुहिम चलाया गया, और उसका निदेशक कौन है, एक महिला है जिनका नाम है एनकलाई सेल्वी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जब हम एक जोड़ी कपड़ा को क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो इसमें लगभग 200 ग्राम कार्बन क्या होता है, रिलीज होता है। तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि वातावरण में क्या होता है कि तापमान में वृद्धि में ये क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, तो क्या करना है कि सप्ताह में एक दिन क्या करना है, बिना इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनना। ठीक, तो इसलिए कहा गया रिंकल्स क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, और ये इस महिला का नाम याद इसलिए रखिएगा क्योंकि देखिए, जब भी कोई महिला कैंडिडेट किसी संस्थान की क्या होती है, अध्यक्ष बनती है, तो उस चीज़ को आपको करंट अफेयर में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक। तो आप लोग यदि ऑनलाइन मार्केटिंग करते होंगे, जैसे कि ड्रेस हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, मोबाइल कुछ भी, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, तो अमेजोन जो है, तो अमेजोन के जो संस्थापक हैं बेजोस जी, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि उनके द्वारा ये ब्लू ओरिजन न्यू सेफर 25 नाम का, ठीक है, एक सैटेलाइट लॉन्चर है। ठीक है, तो वो एयरक्राफ्ट में क्या किए हैं कि गोपी चंद थोटाकुस, इनका नाम है गोपी चंद थोटाकुस। तो ये कहाँ गए हैं, अंतरिक्ष में पर्यटन करने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, तो उस स्पेस क्राफ्ट का आप नाम क्या बताइएगा, ब्लू ओरिजन। ठीक है, और भारत का बात कीजिएगा तो पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं गए हुए थे। 1984 में भारत के राकेश शर्मा एक बार अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़िएगा तो उससे संबंधित प्रथम और जो वर्तमान में होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता था कि प्रथम कौन थे इस संस्थान से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, CBI को छत्तीसगढ़ में सामान्य अनुमति। देखिए, CBI जो होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, तो इसको तो आपको दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत क्या क्या मिला हुआ, शक्ति मिला हुआ। ठीक, तो जब भी किसी राज्य में कोई भी घटना होता है और बोला जाता है कि CBI जांच करवाएंगे, तो CBI डायरेक्ट जाके वहाँ पे क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उसके लिए उनको उस राज्य से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और यदि राज्य मना कर देगा तो फिर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक, जब तक कि क्या कर दे, CBI के रूल बुक में संशोधन ना कर दे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, सामान्य अनुमति दिया गया, और 9 राज्य ऐसा है जहाँ पे CBI को सामान्य अनुमति नहीं है, यानी कि उस राज्य में जाके इन्वेस्टिगेशन करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा, उस राज्य के जो भी प्रशासक होंगे या मुख्यमंत्री हो या गवर्नर हो, तो उनसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन राज्य है, पंजाब, झारखंड, केरला, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु। ठीक है, और CBI के यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष अक्सर पूछा जाता रहता है, तो उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण। तो स्मार्ट प्रणाली है क्या एग्जैक्टली, ये है आपको एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव। देखिए, पिछले वर्ष आपको क्या हुआ, जून में चुनाव था,
तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ, तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी हैं, तो वो बीजेपी से संबंधित हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से, और उनका जो गठबंधन है वो एनडीए कहलाता है, ठीक। तो एनडीए को बहुमत मिला, और कांग्रेस आपको कितना मिला है, कांग्रेस को 99, और इंडिया अलायंस को मिला है 334 सीट, ठीक। तो कांग्रेस के जो अभी वर्तमान में नेता हैं राहुल गांधी, तो वो विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। और बीजेपी को क्या हुआ, बहुमत मिला, यानी कि एनडीए को मिला टोटल कितना सीट। एनडीए का मतलब ये हो गया कि बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है उसके साथ भी और अन्य क्या है कि राजनीतिक पार्टी शामिल है, यानी कि उनको सहयोग देते हैं, ठीक है। तो उसको एनडीए कहा जाता है। और प्रॉपर आपको बीजेपी से को पूछ दिया जाए तो आप बोलिएगा बीजेपी को 240 सीट मिला, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा में यही आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सूरत में, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। इससे कई बार क्या होता है ना कि आपको ये पूछ दिया जाएगा कि इस लोकसभा क्षेत्र से कौन व्यक्ति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, और ऐसा बहुत कम ही मौका आता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है निर्विरोध निर्वाचित होता है। निर्विरोध का तात्पर्य क्या है कि आप इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं है। जब क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर को ये कन्फर्म हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट में फाइट नहीं करने वाला है, तो वो क्या करेंगे, आपको निर्विरोध जीत घोषित करवा देंगे, ठीक है। तो सूरत में भाजपा प्रत्याशी थे मुकेश दलाल, तो वो क्या हुए, निर्विरोध जीत गए, ठीक। 18वीं लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी है, जैसे सबसे कम उम्र की एक लड़की, सबसे कम उम्र की जो एक लड़की क्या बनी है, सांसद बनी है, उसका उम्र कितना है, 25 वर्ष 11 माह, ठीक है। ये बिहार के समस्तीपुर की है और ये लोजपा पार्टी से संबंधित है, ठीक। और पुरुष में कहिएगा तो सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, ये 25 वर्ष 3 माह के हैं, और ये उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी से फाइट किए हुए थे चुनाव, ठीक। और ये सपा जो राजनीतिक पार्टी है तो उनसे संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मत। देखिए इससे पूर्व क्या था कि बिहार के रामविलास पासवान थे, तो उनके नाम था कि सबसे ज़्यादा मतों से वो विजय हुए थे, ठीक। अब क्या हो गया है कि शंकर लालवानी इंदौर से भाजपा के प्रत्याशी थे, तो उनको 11,75,092 मत से क्या हुए, वो विजय हो गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेज है, तो आप इस पॉइंट को आप याद रखिए यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए। और इसी क्षेत्र में इंदौर में ही सबसे ज़्यादा नोटा पे भी क्या हुआ, बटन दबा। तो ये इसका संख्या कितना है, 2,18,674 मत, ठीक है। एक और भी दुखद कह दीजिए या जो भी कह दीजिए, देखिए भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे हर किसी को अपना क्या दिया गया, संविधान के तहत क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, एक व्यक्ति हैं अमृतपाल सिंह संधू, ये खालिस्तान अलगाववादी हैं। खालिस्तानी कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि भारत से पंजाब क्या हो, अलग हो जाए, ठीक है, और एक नया देश बने, सिंह भूमि, ठीक। तो उसी से संबंधित ये व्यक्ति है अमृतपाल सिंह संधू, खालिस्तानी अलगाववादी। तो ये खड्डूर साहिब पंजाब से चुनाव लड़े और ये क्या हो गए, विजय हो गए, जबकि ये जेल में थे असम में, ठीक है। महिला व्यक्ति का बात कीजिएगा तो इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला निर्वाचित हुई, कुल 73, ठीक। और 18वीं लोकसभा के साथ 4 राज्य में भी आपको चुनाव हुआ विधानसभा का, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को मिला है 46 सीट 60 में से, उड़ीसा में बीजेपी को मिला है 78 147 में से। देखिए बीजेपी फर्स्ट टाइम उड़ीसा में गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा पटनायक जी का सरकार था उड़ीसा में, ठीक है। सिक्किम में एसकेएम पार्टी को मिला है 32 में से 31 सीट, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी को मिला है 135 175 में से। देखिए ये टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू, तो इन्हीं के बारे में क्या हुआ था, जब 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोग असमंजस में थे कि ये एनडीए को समर्थन देंगे या नहीं देंगे। यदि नहीं देंगे तो फिर बीजेपी का सरकार बनेगा नहीं बनेगा, कांग्रेस का बनेगा या एनडीए का बनेगा, ठीक है। तो ये टीडीपी वही पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान के राष्ट्रपति का निधन। देखिए ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना रहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जा रहे थे एक बांध का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है, और हेलीकॉप्टर में उनका निधन हो गया। तो
जब शोक सभा का आयोजन किया गया तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, तो वो उस सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व प्रेस सूचकांक 2024। देखिए जब भी कोई भी आपको कंट्री आएगा तो आपको बार बार बोलते हैं वहाँ का, यदि संसदीय सरकार है, यदि राष्ट्रपति वहाँ पे मुख्य होते तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री। ठीक है, आप उसको बार बार क्या कीजिएगा, गूगल, आप सिर्फ गूगल कीजिए एक बार और उसको देखिए। यदि मान के चलिए कि जब तक एग्जाम होगा, यदि 90 दिन भी है, यदि 90 दिन में यदि किसी टॉपिक को हम 20 बार भी गूगल करेंगे तो कन्फर्म है वो मेरे दिमाग में क्या हो जाएगा, एक बार क्लिक कर ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको विश्व प्रेस सूचकांक 2024। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। भारत का बात कीजिएगा तो भारत को 159वां स्थान मिला है और अंतिम मिला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपको पता है कि जब जो वहाँ पे तख्ता पलट हुआ तो तालिबान का क्या हुआ, नया रिजीम आया, नया सरकार आया, और तालिबान को बहुत सारा देश आज भी है क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रथम पायदान पे कौन रहा विश्व प्रेस में, नॉर्वे, 180 में से ये पहला स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, रिलीजियस माइनॉरिटी एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस। ठीक है, 1950 से 2015 तक का इसमें डाटा को चेक किया गया, जिसमें ये बताया गया जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनका जनसंख्या क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, मुस्लिम का जनसंख्या वृद्धि किया है, जैन में कमी आया और सिख में वृद्धि आया है। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि भारत में अल्पसंख्यक हैं वो न केवल सुरक्षित हैं बल्कि फल फूल भी रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान का कुछ दिन पहले आपको जनसंख्या रिपोर्ट आया हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान में संख्या के मामले में तो मुस्लिमों का जनसंख्या क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, मगर जब प्रतिशत की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुस्लिम का जनसंख्या क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला। नेक्स्ट है भारत में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, आयात यानी कि इंपोर्ट। ठीक है, भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। ये किसके द्वारा कहा गया है, सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया हुआ था 2024 में। तो उसमें ये बताया गया कि सेना और हथियार पे सर्वाधिक खर्च करने वाला या फिर आयात इंपोर्ट करवाने वाला कौन कौन देश है। ठीक है, तो नंबर 1 पे देखिएगा अमेरिका, जो अपने सैन्य खर्च पे, देखिए अमेरिका के बारे में देखिएगा तो अभी उसके बारे में ये कहा जाता और है भी बहुत समय से, वो वर्ल्ड का सुपर पावर है। सुपर पावर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके पास बहुत सारा धन संपदा है। ठीक है, उसका बहुत सारे कंट्री के साथ रिलेशन भी है और वो जब चाहे वर्ल्ड में किसी भी मुद्दे को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि उसमें वो अपने इच्छा अनुसार क्या करवा सकता है, बदलाव करवा सकता है। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि बांग्लादेश में शेख हसीना का सरकार का तख्ता पलट हुआ था। तो शेख हसीना का क्या नाम था कि जो क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी है, तो उसमें एक द्वीप है। ठीक है, तो वो द्वीप को वो क्या की कि यूएसए को नहीं दी, इसलिए यूएसए क्या किया, अपना ताकत लगा के ये नए सरकार का क्या करवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया। ठीक है, तो अमेरिका का देखिए आपका उस पर क्या सैन्य खर्च पे कितना है, 916 बिलियन डॉलर। समझ रहे, विश्व में सबसे ज़्यादा धनराशि वही खर्च करता है। नेक्स्ट है चीन। देखिए पावर की बात कीजिएगा वास्तव में तो 1 नंबर पे तो अमेरिका है, दूसरे पे चीन है। और चीन की बात कीजिए, चीन सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके पास भी धन है, वो देखिए प्रोडक्शन के मामले में वो मॉन्स्टर है, जाइंट है। ठीक है, वो यदि आदमी वर्तमान में चाइना के साथ रिश्ता तोड़ ले तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि उसके पास बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, वो बहुत बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता आपको क्या होता है, लेबर भी मिल जाता है और उत्पादन में वो एक तरह से कह दीजिए कि किंग है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्लड करता है, इतना ज़्यादा बाढ़ ला देता है उत्पादन में कि विश्व बाजार में सामान का कीमत में क्या करवा देता है, गिरावट करवा देता है। देखिए कई बार सरकार क्या होता है अपने तरफ से जो वहाँ की कंपनी होती है उसको सब्सिडी देती है और जब विश्व बाजार में सामान को बेचने का
बारी आता है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि चाइना में एक खिलौना बना, ठीक है, और उसका कीमत भारतीय यदि मुद्रा की बात करें तो 100 रुपया, ठीक है। लेकिन जब वही खिलौना भारत में बेचने के लिए आता है तो वो आपको 50 रुपये में मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा व्यापार क्यों करेगा जिसमें उसको 50 रुपये का क्या हो, नुकसान हो। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है एक्चुअली वो क्या कर रही है, वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वो ये चाहती है कि जो बाजार के जितने भी छोटे बड़े प्लेयर हैं, यानी कि जो अन्य व्यापारी हैं, वो क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। वो चाइना सरकार कुछ दिन तक क्या करेगी, वो खुद को मतलब नुकसान में रखेगी। इससे क्या होगा, जो बाकी के अन्य व्यापारी होंगे वो उनसे compete नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार क्या होगा, उनका दुकान ठप हो जाएगा। और जब छोटा छोटा बड़ा बड़ा सारा व्यापारी ठप हो जाए तो फिर ये क्या करेगा, अपने मर्जी का वहाँ पे मोनोपोली चलाएगा। वो जिस कीमत में चाहे उस कीमत में उस सामान को बेच सकता है, ठीक है। एक सेकेंड जरा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भारत का देख लीजिए। भारत कितना खर्च करता है, तो भारत का है 83 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये अपने सेना और हथियार पे खर्च करता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए पर कैपिटा सैन्य खर्च कितना है, मतलब प्रति व्यक्ति पे कितना रुपये खर्च किया जाता है, तो आप डॉलर में जवाब दीजिएगा। 306 डॉलर पर व्यक्ति, यदि विश्व के एक एक व्यक्ति को एक जगह कर ले, ठीक है। और ये सारा धन ले लें, इस धन में क्या करें, सारे लोगों से क्या कर दे, विभाजन दे दे, डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, पर व्यक्ति पे कितना रुपया आ जाएगा, यानी कि कितना डॉलर आ जाएगा, यानी कि 306 डॉलर एक व्यक्ति पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका नागरिकता ग्रहण। कुछ दिन पहले की बात है, 1 या 1.5 महीने की पहले की बात है, एक बहुत ज़्यादा ही दुखद घटना घटा कि अमेरिका से जो भारत से जो व्यक्ति अमेरिका गए थे, अमेरिका सरकार के हिसाब से, वो अवैध रूप से डंकी के हिसाब से गए थे। डंकी क्या, यदि आप लोगों को मौका मिलेगा तो एक डंकी फिल्म भी आई है, उसमें दिखाया गया कि कैसे लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं, मेक्सिको के बॉर्डर पार करके क्या करते हैं, अमेरिका में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो अवैध तरीके से गए तो उन लोगों को क्या किया गया कि हाथ में और पैर में हथकड़ी लगा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद एक अमेरिका का वायुसेना का जेट था, उसमें बैठा के उन लोगों को फिर क्या किया गया, भारत लाके छोड़ दिया गया, ठीक है। तो अमेरिका नागरिकता ग्रहण की बात कीजिएगा, 2022 का रिपोर्ट है, तो प्रथम नंबर पे अमेरिका था और द्वितीय नंबर पे भारत। देखिए ये आपको हम इसलिए बताएं कि वेस्टर्न ड्रीम जो है, जो पश्चिमी सपना है, तो लोगों को ये लगता है कि यदि कोई यूरोप चला जाएगा या फिर अमेरिका चला जाएगा तो वहाँ पे जीवन क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। पर आपको इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हॉलीवुड सिटी जो है अमेरिका में, ठीक है। यदि आप यूट्यूब पे भी या फिर गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो एक तरफ जहाँ पे आपको वहाँ पे गगनचुम्बी इमारत मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ देखिएगा सड़कों पे आपको टेंट लगा रहता है, ठीक है। ऐसा भारत में भी यदि आर्थिक रूप से कोई कमजोर व्यक्ति है तो आपको ऐसा स्थिति नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा आपको अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल रोड पे पड़े हैं, जस्ट लाइक ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी जानते हैं, जो जैसे कि नशा करके पड़े हुए रहते हैं, जिनको मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो आदमी है या नहीं है, ठीक है। झुका है तो झुका है, खड़ा है तो खड़ा, जिस मुद्रा में है वो उसी मुद्रा में रहता है। और अमेरिका के द्वारा बार बार ये क्लेम किया जाता है कि वो नारकोटिक्स यानी ड्रग्स वगैरह को क्या करता है, अवॉइड करता है। उसको रोकने के लिए कई बार आप देखते होंगे, एक बार शाहरुख खान के बारे में सुने होंगे कि उनको क्या किया गया, उनके वस्त्र को क्या किया गया, मतलब हटा के उनका चेकअप किया गया, जबकि अमेरिका सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक कर रहे थे, ठीक है। मगर इन सभी स्टेप लेने के बावजूद भी क्या हो पाता है, वो रोक नहीं पाते। वहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रग्स मिलता है, इतना ज़्यादा ड्रग्स मिलता है, इंजेक्शन, मतलब दुनिया का जितना भी ये नशीला पदार्थ है वो आपको क्या होगा, वहाँ पे सारा मिल जाएगा। और हॉलीवुड सिटी के आसपास के क्षेत्र में आप देखिएगा तो जैसा हम शब्द यूज कर रहे हैं ज़ॉम्बी, बिल्कुल ज़ॉम्बी, उस क्षेत्र में यदि आप जाइएगा तो वहाँ पे
भी बड़ा बड़ा मकान है, ठीक है, मगर रहने वाला वहाँ पे कोई नहीं। जिस घर में देखिएगा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ताला लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इस कारण उस क्षेत्र में जो आपको रूम वगैरह रहता है या जमीन रहता है, ठीक है, मकान रहता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, सस्ते दरों पे मिल जाता रहता है, ठीक। तो वेस्टर्न ड्रीम आदमी देखे, यदि उनके पास स्किल है तो तब तो ठीक है। बाद बाकी ऐसे आदमी डंकी के हिसाब से जाएंगे तो फिर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और फिल्म वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें एक शब्द सुनते होंगे, उसमें CANADA, कनाडा नहीं बोला जाता है, उसमें कनाडा बोला जाता है, KANADA, कनाडा बोला जाता है, ठीक है। और ये कनाडा में क्या है, पंजाबी टोन है, ठीक है, इस कनाडा में क्या है, पंजाबी टोन है। और कनाडा जानते हैं कि सिखों का दूसरा बहुत बड़ा, दूसरा एक तरह से क्या कह दीजिए कि घर है, ठीक। तो ये जो वेस्टर्न ड्रीम है, तो लोग क्या करते हैं, अपना घर परिवार जमीन जो भी होता है उसको बेच बाच के 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया देते हैं। और क्या होता है कि ये डंकी के तहत जाते हैं, और रास्ते में कई बार क्या होता है, बहुत लोगों का मतलब उनको अपने जान को भी गंवाना पड़ जाता है, क्योंकि अमेजोन का जो जंगल है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बड़ा है, वो वास्तव में बड़ा है। और इतना ज़्यादा घना है और कठोर रास्ता है कि वहाँ से गुजरना, और उस रास्ते में यदि कई बार पकड़ा भी जाते हैं तो सेना उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा व्यवहार करता है, ठीक है। तो वेस्टर्न ड्रीम आदमी देखे मगर स्किल रहे, या फिर ज़्यादा पैसा है तो डायरेक्ट क्या करे, अमेरिका एम्बेसी को फ़ोन करे, अपने दिल्ली में ही है, या फिर डायरेक्ट अमेरिका फ़ोन करे, वहाँ पे बोले कि हम इन्वेस्टमेंट के तहत आना चाहते हैं, आप हमको नागरिकता दे दीजिए। अमेरिका सरकार H1 वीज़ा वगैरह वो क्या करता है, रिलीज करता रहता है। तो जिनके पास धन है डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप इस रूट से चले जाइए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्या होगा, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वायुमंडलीय विक्षोभ। तो सिंगापुर एयरलाइंस जो है, तो जब आप ऊपर, जब क्या होता है, कोई भी एरोप्लेन वगैरह उड़ता है तो ऊपर जब आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक जेट स्ट्रीम चलता है, वो हवा का क्या होता है, रफ्तार कितना होता है, 35,000 40,000 3500, मतलब इस प्रकार का उसका रेंज रहता है कि यदि कुछ चीज़ उस रेंज में आ जाए तो उसको लेके वो गायब भी हो जाएगी, जस्ट लाइक ऐसे बर्मुडा ट्रायंगल की तरह, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे एयरलाइंस का एरोप्लेन जा रहा था तो वहाँ पे समस्या आ गया, तो फिर उसको आनन फानन में क्या किया गया, बैंकॉक में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे लैंडिंग करवाया गया। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि स्वर्ण भूमि आपसे पूछ दिया जाए कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड। और इसमें क्या हुआ कि एक ब्रिटिश नागरिक थे, उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चीन द्वारा चांगे 6 का प्रक्षेपण। पाकिस्तान के द्वारा पिछले वर्ष ये मतलब उनके मीडिया में न्यूज़ चल रहा था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में था, मगर वास्तविकता क्या था कि पाकिस्तान के द्वारा एक छोटा सा बॉक्स के आकार में कुछ यंत्र बना के दिया गया, ठीक है। और वो चाइना जब अपना क्या कर रहा था, एयरक्राफ्ट को भेज रहा था स्पेस में, तो उसके साथ उसको क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए बताएं कि यदि आपको ऑप्शन में पाकिस्तान दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, पाकिस्तान को वहाँ पे क्या कर दिएगा, रॉन्ग कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा पूरा वो क्या किया गया था, प्रोग्राम का लॉन्च नहीं किया गया था। पाकिस्तान का उसमें क्या था, बहुत छोटा सहयोग था, ठीक है। तो चांगे 6 प्रक्षेपण किया गया किस ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुर्तगाली पोत, ईरान द्वारा क्या किया गया, रिहा किया गया। ईरान जो है उसके द्वारा एक पोत को क्या किया गया, अपने कब्जे में हिरासत में लिया गया। तो फिर ईरान सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि मानव मतलब ये हो गया कि अच्छाई के मतलब एक वो गुड गेस्चर देना चाहते हैं, तो इस कारण क्या हुआ, उन्होंने रिहा कर दिया, ठीक है। और पुर्तगाल का बात कीजिएगा तो हमारे आधुनिक भारत का जो इतिहास है तो उसमें पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल को इसलिए आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूस का वीटो। क्या हुआ कि
अमेरिका और जापान द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, उसमें ये कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाएंगे और आवश्यकता पड़ने पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग कुछ हथियार भी रखेंगे। तो रूस के द्वारा क्या कर दिया गया, वीटो कर दिया गया। तो इस तरह ये प्रस्ताव क्या हो गया, खारिज हो गया। ठीक है, देखिए रूस का राजधानी मॉस्को है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, जापान का टोक्यो। तो जो भी कंट्री आएगा आप उसको गूगल कीजिएगा, और दो चीज़ हम बार बार कह रहे हैं, दो चीज़ आपको कंफर्म देखना। एक तो कैपिटल, देखिए अमेरिका से याद आया, हाल फिलहाल में क्या हुआ कि भारत का जो लोकसभा है, तो जो उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो उनके द्वारा एक सेशन में ये कहा गया कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर जी, तो उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो उन पे चर्चा किया गया हुआ था लोकसभा में। तो देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि करंट अफेयर पूछा कैसे जाता है। जब भी कोई भी बड़ा संस्थान, ठीक है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति का मतलब ये हो गया कि राजनीतिक या फिर प्रशासनिक में वो बड़े पद पे हो, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, तो ऐसे ऐसे लोगों द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप जिमी कार्टर का नाम याद रखिएगा। हो सकता है जिमी कार्टर का नाम नहीं पूछे आपको। अमेरिका में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जी दोबारा बने हैं, क्या राष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट आप कहिएगा कि हम जो पढ़ा दें और डिट्टो यहीं से पूछ लिया जाए कॉपी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, मगर आप इसके इर्द गिर्द के चीज़ों को यदि कवर कीजिएगा तो आपका करंट अफेयर निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, अरब देशों द्वारा प्रस्ताव फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता। ठीक है, अरब के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि फिलिस्तीन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इजराइल का आए दिन क्या होता है, फिलिस्तीन के साथ युद्ध संघर्ष होता रहता है। ठीक है, तो अरब देश के द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि क्यों ना इसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा दें। तो इसमें क्या हुआ कि भारत के द्वारा तो पक्ष में मत दिया गया, ठीक, और कुल क्या हुआ कि 193 में से 143 मत फिलिस्तीन के पक्ष में पड़ा। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, प्रबोवो सुबियांतो। तो देखिए इस पे आप एक क्या कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, और यहाँ से निश्चित ही आपको सवाल पूछा जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जब जो देखिए अभी तो हम आपको 2024 का मई का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, और अभी महीना कौन चल रहा है, अभी महीना चल रहा है मार्च। ठीक है, मार्च महीना चल रहा है, तो जनवरी महीना 2025 का तो बीत गया हुआ है। ठीक ना, बीत गया हुआ है। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसमें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो भारत दौरा पे आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको हम बोले कि ये चीज़ क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब प्रबोवो सुबियांतो आए तो वो कैसे थे, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, और इंडोनेशिया के बारे में आपको एक तथ्य और मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। और देखिए आपको जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़िए या मैं बता रहा हूँ तो आप न्यूट्रल होके सोचिएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी धर्म का क्या कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ या किसी का बुराई कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं, तो इंडोनेशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और भारत हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदू निवास करते हैं। ठीक है, तो विश्व में ये चर्चा था कि एक देखो गैर मुस्लिम देश में क्या हुआ, एक मुस्लिम राष्ट्रपति गए। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कोई घटना होता है तो वो विश्व में क्या होता है, एक अटेंशन लेता है। ठीक, तो इसलिए आप इस करंट अफेयर को क्या कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सवाल बनने का मैक्सिमम चांस है। और एक चीज़ और, जब आप इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे तो साथ में आप क्या कीजिएगा कि करंट कैपिटल और करेंसी तो पढ़िएगा ही, साथ में आप ये चेक कीजिएगा कि भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास इंडोनेशिया का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए पनामा। तो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं कौन, जोस राउल मुलिनो। ठीक है, तो ये एक लाइन में ही काफ़ी है, इसके लिए ज़्यादा नहीं
इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए नहीं डिस्कशन किए। नेक्स्ट है सिंगापुर। तो सिंगापुर में चुनाव हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री कौन चुने गए, लॉरेन वोंग। तो जय देखो, जब भी कोई भी देश आएगा तो मोबाइल यदि पास में है तो गूगल कर लो, यदि मोबाइल नहीं है पास में तो मैप हो, मानचित्र, ठीक है, एटलस हो, तो क्या करना, वहाँ पे जाना है, या फिर ग्लोब हो तो ग्लोब में क्या करना है, चेक करना है कि सिंगापुर कहाँ है। तो उसमें ग्लोब में आपको क्या हुआ था, कैपिटल दिया हुआ ही रहता है, ठीक। तो ऐसे कर करके आप बार बार देखिएगा। देखिए मैप 192, अभी अभी कुछ देर पहले आपको फिलिस्तीन के बारे में बता रहे थे, तो फिलिस्तीन को देखिए कितना मत मिला हुआ था, 143, 193 में से। तो 193 क्या है, 193 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त देश है, ठीक है। तब यदि ऑफिशियली आपसे 193 देशों के बारे में पूछा जाए तो इसको याद करना तो असंभव है, ठीक है। इसके लिए लंबा क्या होगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप मैप को बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो एक समय आएगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा मैप, ठीक है। और मैप छप जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आप उस चीज़ को एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप मैप देखिएगा। मोबाइल में यदि संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल कीजिएगा और उस देश को गूगल कीजिएगा। तो जैसे मान चलिए कि हम नॉर्वे गूगल करेंगे तो वहाँ पे क्या दे दिया जाता है, वहाँ का करेंसी क्या, सबसे पहले कैपिटल रहता है, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिर प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, उसका भौगोलिक विस्तार कैसा है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारा चीज़ दिया हुआ था। बस एक बार क्या करना, आपको जाना, देखना और बस वापस चले आना, क्योंकि एक देश कई बार आपको आएगा न्यूज़ में, तो बार बार देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए कि 23वां क्या है कि नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन द्वारा क्या किया गया, फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया गया। अभी कुछ देर पहले आपको फिलिस्तीन के बारे में बताया। देखिए राष्ट्र का दर्जा देने का मतलब क्या है, आपको अभी पाकिस्तान का हम उदाहरण ले रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है, ठीक है, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है कि आप चाहे जिस भी देश को क्या, मतलब जिस भी देश में आप चाहे इंडिया में ही घूमने के लिए क्यों न चले आए, ठीक है, मगर आपको क्या होगा, इजराइल में जाना मना है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान इजराइल को क्या करता है, एज ए कंट्री, एक देश के रूप में क्या करता है, मान्यता प्राप्त उसको प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन द्वारा क्या किया गया है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखिए कोई कोई शब्द ऐसा रहता है जिसको एक्सप्लेन करना हमको लगता है ज़रूरी है, ताकि यदि पूछ दे एग्जाम में तो आप इस असमंजस में नहीं रहिएगा कि इस शब्द का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसमें आपको यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक क्या किया गया, इसके द्वारा जारी किया गया। तो इसमें देखिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ है, हम देखो करेंट अफेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है जो घटना किसी न किसी प्रकार से यदि भारत से संबंधित है, ठीक है, भारत से संबंधित है और भारत के हित को चाहे निगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में क्या करता है, प्रभावित करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो भारत का कितना स्थान था, 39वां, ठीक। एक नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे स्पेन और अंतिम स्थान पे कौन आया, माली, ठीक है। नेक्स्ट है UNCTAD। तो UNCTAD के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें ये बोला गया कि देखिए अनटैग्ड क्या है, ये व्यापार, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा व्यापार पे क्या किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है कि किस देश का कितना आयात है, ठीक है, आयात है और निर्यात है। तो इस पे क्या किया जाता है, UNCTAD के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो उसमें ये बताया गया कि भारत का सेवा निर्यात क्या हुआ, बढ़ा है। देखिए सेवा क्या होता है, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र में आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र
और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है तो उसमें प्रकृति के द्वारा, देखिए कोई भी सामान जैसे आलू है, तो आलू को जब तक यदि आप चिप्स नहीं बनाइएगा तो तब तक उसको क्या करेंगे, ये प्राथमिक क्षेत्र में हम गिनेंगे, ठीक है। जब आप आलू में क्या कीजिएगा, मसाला लगा दीजिएगा, उसके बाद उसमें और भी कुछ मसाला वगैरह वगैरह लगा दीजिएगा, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको द्वितीय में, ठीक है। और जब उसको किसी प्लास्टिक में पैक कर देंगे, ब्रांडिंग कर देंगे, उस पर उसका प्राइस लिख देंगे और फिर मार्केट में उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे बेचने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सेवा क्षेत्र क्या है। सेवा क्षेत्र में सिर्फ ये सिर्फ आलू का आपको एग्जाम्पल हम समझने के लिए दिए हैं। जैसे देखिए अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में ही आ जाएगा, ठीक है। आपको हम कोई डिजिटल कहते हैं, फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में कोई सामान तो आपके हाथ में हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। मेरा वॉइस है, यहाँ पे PDF लगा हुआ है और ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक। तो भारत का क्या हुआ है, सेवा क्षेत्र में निर्यात क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक। और ये कितना हुआ है, 11.4% का वृद्धि हुआ। और यदि पैसा में बात करें तो 345 अरब ये डॉलर में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। देखिए विश्व का चाहे कोई भी देश हो, यदि उसका ज़्यादा से ज़्यादा देश के साथ क्या होगा, राजनीतिक संबंध होगा, तो उसके विकास करने का भी दर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। भारत चीन का आए दिन क्या होता रहता है, विवाद होता रहता है बॉर्डर को लेके। अक्साई चीन वाला जो भारत का क्षेत्र है, लद्दाख का जो था, जो उत्तर पूरब के दिशा से है, ठीक है, वो वर्तमान में चाइना के द्वारा मतलब उसके क्या है, अधीन है, ठीक है। इसके बावजूद भी देखिए कि हमारा क्या है कि व्यापारिक साझेदारी, व्यापार हमारा क्या होता है, चीन के साथ लगातार हो रहा है, ठीक। जैसे क्या हुआ कि पाकिस्तान में जब इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, तो उनके द्वारा क्या किया गया, भारत से सबसे पहले व्यापारिक जो भी संबंध था उसको क्या कर लिया गया, तोड़ लिया गया। तो इस कारण क्या हुआ कि जो भी सस्ता सामान जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, या फिर अन्य सामान, दवा हो गया, तो वो अब आसानी से डायरेक्ट भारत से पाकिस्तान तो नहीं जा पाता था। और वो तब क्या होने लगा, अब वो चला जाता गल्फ कंट्री यानी कि अरब प्रायद्वीप की तरफ, और फिर वहाँ से क्या होता, पाकिस्तान जाता। तो इस प्रकार क्या हो जाता, वहाँ पे सामान की कीमतों में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। मगर भारत का देखिए, भारत का क्या है, चाइना के साथ लगातार व्यापारिक साझेदारी बना हुआ है, ठीक है। तो विश्व में यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो आपको क्या ऑप्ट करना है, आपको ऑप्ट करना है चाइना, ठीक है। और ये GTRI का रिपोर्ट है, GTRI का रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि डॉलर 118.4 बिलियन का हम दोनों का क्या है, साझेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट है 2023-2024 में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और प्राइमरी एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड क्या हुआ, उत्पादन हुआ। लोहा का बात कीजिएगा तो लोहा 277 टन, विश्व में भारत का स्थान कितना है, चौथा। ये देखिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तो एक बार आप लोहा का ओर जो होता है, अयस्क होता है, आप उसको गूगल करके होगा तो नोट्स बना के इसमें ऐड कर लीजिए, यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आप भारत में देखिएगा कि कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। चूना का बात कीजिएगा तो चूना 450 टन है और भारत इस मामले में विश्व में तीसरा स्थान है। और एल्युमिनियम की बात कीजिएगा तो 4.159 टन है, भारत इस मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे, ठीक है। और ये खान मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया तो उसमें बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय
बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, इसका शुद्ध लाभ में वृद्धि हुआ। तो आप 1969, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, यदि इस डेट में यदि कोई त्रुटि हो तो आप एक बार क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक। मगर हमको जहाँ तक याद है कि 1969 के आसपास क्या हुआ कि भारत में 1969 या 1959, ये डेट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो अभी वर्तमान में है 12, ठीक है। और प्रथम नंबर पे कौन है, एसबीआई, और द्वितीय नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका क्या हुआ, शुद्ध लाभ में वृद्धि हुआ है, ठीक है। इसके बाद है चाबहार बंदरगाह और शाहिद कलंतरी। देखिए 2017 के आसपास में भारत सरकार के द्वारा ईरान से एक डील पे क्या हुआ, विचार किया गया, ठीक है, जिसमें भारत ये बोला कि हम आपके क्षेत्र में एक बंदरगाह का निर्माण करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो चबाहार बंदरगाह का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। तो भारत पहली बार विदेश में क्या किए हैं कि एक बंदरगाह अपने मतलब नियंत्रण में लिए हैं, मतलब काम से, ऐसा नहीं कि उसको खरीद लिया गया है, बल्कि जो भारत को ज़रूरत है उस हिसाब से उसको कंट्रोल किया गया है, ईरान सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो चबाहार बंदरगाह आपको न्यूज में था, और पास में ही एक शाहिद कलंतरी भी है, तो आप वो भी याद रखिएगा। कितने वर्ष के लिए दिया गया, भारत को हैंड ओवर किया गया है, 10 वर्षों के लिए। और साथ ही आपको देखिए पाकिस्तान पास में, देखिए पाकिस्तान और चाइना का जिक्र हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो देखिए हमारे पड़ोसी देश हैं। यदि उनके देश में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, ठीक है, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली क्या होता है, हमारे देश पे पड़ता है। जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत में आ गए, तो उससे भारत का जो जनसंख्या था, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। जो भारत का संसाधन है तो उस पर कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हक हो गया। और जो उस वक्त या फिर वर्तमान में भारत खुद भी चैलेंज क्या कर रहा है, चुनौतियों को फेस कर रहा है कि भारत के सामने भी बहुत सारा समस्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, सड़कें हैं। तो बहुत सारी समस्या, जब आपके पास संसाधन लिमिट हो, जब आपको अपने संसाधन से स्वयं का यदि पूरा जरूरत नहीं हो पा रहा है, तो दूसरों को कैसे आप मतलब क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं या उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड जरा इसको साफ कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश। आप 1-2 साल या फिर 3 साल पहले की बात है कि जो वर्तमान में बीजेपी की जो सरकार है, जो वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उन पे एलिगेशन ये लगा हुआ था कि वो आरबीआई को क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है। इस प्रकार का उस बीच में चर्चा था। वो चर्चा क्यों था, देखिए जो आरबीआई है तो उनको ये भारत सरकार के द्वारा बोला गया है कि आप व्यापार करो या आप अपना काम करो, जो करना है करो, हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। मगर एक निश्चित राशि के बाद जो आपका लाभांश होगा तो आप वो क्या कीजिएगा, भारत सरकार को हैंड ओवर कर दीजिएगा, ताकि भारत सरकार क्या कर सके कि जनहित में योजना लाए और उसमें इस धन का क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो 2023-2024 का रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार को आरबीआई के द्वारा सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 2,10,874 करोड़ रुपए क्या किए गए, दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट है IREDA लिमिटेड। तो ईडा लिमिटेड को क्या किया गया है, नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में कुल नवरत्नों की संख्या कहिएगा तो 17 है और महारत्न 18 है। आपका ये काम होगा कि आप एक बार चेक कीजिएगा कि महारत्न कुल कितना है, ठीक है। देखो होता ये है कि
एक बार में हम बड़ा वीडियो चाहे तो क्या करें, सारा का सारा करंट अफेयर एक ही में हम इंक्लूड करके खाना पूर्ति कर दें, जल्दी जल्दी बोल दें, रीड करके निकल जाए, ठीक है। मगर मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव है कि कोई भी बच्चा जब भी मेरा वीडियो देखे तो वो क्या हो, ठगा हुआ महसूस बिल्कुल नहीं करे, ठीक है। उनको ये लगे कि जो उनको ज़रूरत है वास्तव में उनको क्या किया जा रहा है वही डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। और बिहार कंपटीशन का यही स्लोगन है कि बिहार का चाहे जिस भी क्षेत्र का बच्चा होगा, ठीक, वो आर्थिक यानी कि धन के कारण उनका शिक्षा या फिर कोई कंपटीशन नहीं रुकेगा। मेरे से जहाँ तक संभव होगा मैं आप लोगों को गुड क्वालिटी कंटेंट ऑलवेज क्या करूँगा, प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी आपको लगे कि मददगार है तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और बिहार कंपटीशन को अपना एक परिवार के रूप में मानिए। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं भी आपको किसी भी चीज़ का कमी लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि सर आप यहाँ पे गलत बताए हुए थे या फिर यहाँ पे इस चीज़ का कमी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस चीज़ में सुधार करेंगे। और मई का सेकेंड पार्ट आपको कल आएगा, ठीक है। देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पेशली सिर्फ बिहार दरोगा में ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाएगा। यदि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए तो वहाँ पे क्या करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल का होने वाला है तो वहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो आप यदि ये कंसंट्रेट हो जाएगा सिर्फ हमको बिहार के लिए बिहार का करंट अफेयर पढ़ना है तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम आज भी जो वीडियो बनाए हैं बिहार पुलिस का, ठीक है, कांस्टेबल वाला, तो उसमें हम बार बार बोले हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस को देखिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, फिर जाके आप सोचिए कि किस कोचिंग को ज्वाइन करना है या फिर किसका मटेरियल फॉलो करना है, ठीक है। तो बिहार कंपटीशन को सहयोग दीजिए और यहाँ से आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी अवश्य हो, ठीक है। धन्यवाद।